आईपीएस कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आईपीएस क्या होता है और आईपीएस हम कैसे बन सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी होती है, इसके लिए योग्यता क्या होती है, इसमें परीक्षाओं में आप कैसे इसका तैयारी कर सकते हैं, आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसमें आपका हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो एक भी डाउट आपका आईपीएस से संबंधित नहीं रहने वाला है। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि आखिर आईपीएस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये आईपीएस क्या होता है। तो वर्ष 1948 में आईपीएस ऑफिसर के पद की स्थापना की गई थी। इतना ईस्वी में की गई थी। आईपीएस केंद्र गृह मंत्रालय यानी कि सिविल सर्विसेज के अधीन होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा ही इसका पूरा नियंत्रण किया जाता है। पूरा ए टू जेड नियंत्रण इसी के द्वारा किया जाता है। और आईपीएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, यानी कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा इसे हम बोलते हैं। और आगे बात करें इसकी योग्यता की, यानी कि एलिजिबिलिटी की, यानी कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें, यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, तो आईपीएस बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक बोले तो वही ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका 4 साल का कोर्स था, उसमें आपका 3 साल कंप्लीट हो चुका है, अगर आप 1 साल बच्चा भी है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज के बारे में, तो आईपीएस के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें छूट दी जाती है। यानी आप निचली जाति के, तो इसमें आपका बहुत सारी छूट भी दी जाती है। यानी कि अगर आपका 5 साल 6 साल इतना का छूट दिया जाता है अगर आप बहुत ही नीचे आती है, इनके SC ST कैटेगरी से आते हैं तो। और चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी, चलिए जानते हैं इनका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो अभ्यर्थी की लंबाई यानी कि हाइट की बात करते हैं। इस पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर तय किया गया है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर होती है। यानी कि कुछ इस प्रकार का आपका ये हाइट के बारे में भी पता चल गया कि हाइट कितना होनी चाहिए। अब सीना की बात करके आपको सीना कितना होना चाहिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 84 सेंटीमीटर तय की गई है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कि दृष्टि के बारे में बात करते हैं कि इसकी दृष्टि कैसी आपके होनी चाहिए। तो आईपीएस पद के लिए आई साइट यानी कि आई साइट 6/6 या 6/9 होनी चाहिए कमज़ोर आंखों के लिए। विजन 6 से 12 या 6 से 9 होना अति आवश्यक है। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें, अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पसंद आ रहा है तो कहना ना पड़े, लाइक भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़बरदस्त तरीके से एक शेयर का बटन दबा देंगे। और कमेंट में आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और ज़रूर हम आपको रिप्लाई उसमें दे देंगे। तो दृष्टि के बारे में हमने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि इसके लिए कैसे तैयारी करनी होती है आईपीएस निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो 12वीं आपको पास करना होता है। सबसे पहले आपको 12 का क्लास या कक्षा को पास करना होता है। इसके लिए टॉप करने या बेहद ही अच्छे अंकों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी पकड़ अपने विषय पर होना भी ज़रूरी है, तभी आप इस परीक्षा को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। आपका सब्जेक्ट पर अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए। और अब बात करते हैं ग्रेजुएशन पूरी करें, यानी आप 12th पास कर लिए, उसमें भी आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। 12वीं के बाद आपको अपने अनुभव और इच्छा से अपना विषय का चुनाव कर उसी स्ट्रीम में, यानी कि जो भी स्ट्रीम आप पढ़े उसी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन करना होगा। आईपीएस परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन होना, वो चाहे वो रेगुलर हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग, पास होना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे, आप आईपीएस नहीं बन पाएंगे अगर आप ग्रेजुएट नहीं है। इसलिए ग्रेजुएट होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यूपीएससी परीक्षा के लिए पंजीकरण करें, यानी कि ये जो आपका छोड़ना है, यानी कि ये आईपीएस
यानी आप बात करो IPS की बात करें, चाहे आप ये IAS की बात करें, आप जहाँ पे IAS IPS अभी जो चीज़ का भी आप बात करें तो इसमें, या फिर आप IFS का बात करें, IFS का, यानी दोनों में क्या करना होता है, इन सभी जितने परीक्षा इनके लिए एक ही एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विस का, जिसे हम UPSC बोलते हैं। UPSC निकालने पर ही ये सभी आप पदों पर आप जा सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको सभी के लिए आपको UPSC निकालना होता है। ऐसे UPSC के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप नहीं देखोगे तो देख सकते हैं। तो UPSC परीक्षा के लिए पंजीकरण करें तो ग्रेजुएशन होने के बाद आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा, जो कि साल में एक बार आयोजित की जाती है, ऑनलाइन UPSC पोर्टल UPSC गवर्नमेंट इन द्वारा आवेदन करना होगा। UPSC द्वारा यह परीक्षा 3 स्तरों पर ली जाती है। पहला होता है प्रीलिम्स परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, तीसरा होता है इंटरव्यू, यानी कि इसे आप साक्षात्कार भी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि UPSC प्रीलिम्स परीक्षा पास करें, इसके बारे में UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, IPS अधिकारी बनने के लिए पहला परीक्षा का पड़ाव आपको UPSC परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन व CSAT के 2 पेपर पूछे जाएंगे। यह परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, मतलब इससे प्राप्त होने वाले अंकों की मेरिट लिस्ट में गिनती नहीं होगी है, क्योंकि इसके बाद आपको मेंस परीक्षा के लिए आपको बैठना होता है। और आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आपको मेंस के लिए आप मेंस परीक्षा दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं UPSC मुख्य परीक्षा के बारे में। प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद आपको UPSC द्वारा आयोजित दूसरे चरण के रूप में मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। IPS परीक्षा के लिए इस चरण में सामान्य अध्ययन निबंध से संबंधित पेपर लिए जाते हैं। इस चरण से प्राप्त अंकों की गिनती मेरिट लिस्ट में की जाती है और अंततः यह चरण आपके IPS बनने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम तो आपको एक ही बात बोलेंगे कि सब्सक्राइब, हमारा चैनल थोड़ा सा छोटा है तो इसे आप बड़ा करने में हमारी सहायता करें। और लाइक नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले प्लीज़, आपसे निवेदन है। और अगला है इंटरव्यू परीक्षा पास करें। इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। सबसे आखिरी चरण को UPSC द्वारा इंटरव्यू या साक्षात्कार का सामना करना होगा। इस परीक्षा से प्राप्त मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मुख्य के साथ इंटरव्यू चरण भी खास होता है। इंटरव्यू तो बहुत ही एक तरह से खास होता है और इसी से आपको रैंक का निर्धारण होता है कि आपका कितना रैंक आएगा। ये सब UPSC के जो इंटरव्यू होता है इसी पर डिपेंड करता है। यह 200 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने होते हैं। अब हम जानते हैं कि IPS परीक्षा के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, हम प्रिपेयर्ड कैसे होए, हम तैयारी कैसे करें। तो IPS की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। यदि IPS बनना चाहते हो तो आपको सिविल सर्विसेज के लिए गहन अध्ययन करना होगा, बहुत ही पढ़ना होगा। सिविल सर्विसेज के माध्यम से उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को छांट कर ही देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां दी जाती है। यदि आप भी देश की इस उत्कृष्ट सेवा में अपना एक IPS के रूप में देना चाहते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप इस IPS अधिकारी बनेंगे या IPS, इसका चुनाव आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। यदि आप UPSC परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको निम्न चरण द्वारा गुजरना होगा, जैसे कि इसमें ही आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसे प्रीलिम्स भी बोलते हैं, आप इसे प्री भी बोलते हैं। इस परीक्षा में आपको जनरल स्टडीज व CSAT के दोनों पेपर में क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको सिलेबस भी बताते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 5 लाख अभ्यर्थी इस चरण में प्रतिभाग करते हैं और प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस या मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। इसी शॉर्ट लिस्ट में से कोई जो होता है वह मेंस एग्ज़ाम देता है और उस मेंस में से जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वही इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। एक तरह से बात करें तो अभी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे ये होता है। मान के चलिए ये है आपका UPSC, ये क्या है आपका, ये है आपका UPSC। तो इसमें आपको 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। एक है आपका प्रीलिम्स, एक है आपका प्री, दूसरा है आपका ये मेंस, और इसमें है आपका तीसरा एक है जिसका नाम है हम इंटरव्यू। ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका 100 लोग क्या करेंगे, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे और 100 में से क्या करेंगे,
80 लोग, यानी कि मान के चलिए 100 में से 60 लोग क्या करेंगे, ये मेंस तक पहुंच पाएंगे, यानी कि प्रीलिम्स निकाल पाएंगे 60 लोग, और 60 लोग मेंस परीक्षा में बैठेंगे। और मेंस परीक्षा में से जो निकल कर इसमें इंटरव्यू में आ पाएंगे वो आ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 20 ही आ पाएंगे। और 20 यहाँ पे आ तो गए, लेकिन इसमें से बात करें तो 20 में से 8 ही ऐसे होंगे जो कि ये परीक्षा को निकाल पाएंगे, यानी कि इतना टफ होता है। इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टफ एग्ज़ाम है। और इसमें चलिए अब वापस हम जहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र भी कहते हैं। इस चरण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं गिने जाते हैं, मेरिट लिस्ट में इसमें से आपका नहीं आता है। और अब आते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ, मेंस एग्ज़ाम की तरफ। इस परीक्षा में आपसे यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है और सबसे ज़्यादा गहन विषय की समझ इसी पेपर के आधार पर निर्धारित होती है। इन्हीं पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें इंटरव्यू के भी सभी नंबर जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा 5 दिन तक चलती है, जिसमें जीएस पेपर यानी कि जनरल स्टडीज़, निबंध व अनिवार्य भाषा आधारित प्रश्न पत्र होते हैं। और इसमें अब आते हैं हम इंटरव्यू में, यानी कि आईपीएस का इंटरव्यू के बारे में चलिए हम जानते हैं। यह परीक्षा का अंतिम चरण है और निर्णायक भी है। यदि परीक्षा में मेंस में अपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे अंक नहीं आ पाए तो आपको कम रैंक से संतोष करना होगा। आयोग पैनल करीबन 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू लेता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी चेक होती है कि आप कैसे व्यक्ति है। आपसे तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया व विचार के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। सभी प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी नहीं है और आप प्रश्न स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जानते हैं कि मेरिट लिस्ट का निर्धारण कैसे होता है। सभी चरण पूरे हो जाने के बाद आयोग मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित करता है। सबसे अव्वल अंक वालों में आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस जैसे रैंक से नवाजा जाता है। और अब जानते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होती है? मेरिट लिस्ट के बाद सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को LBSNA ट्रेनिंग अकेडमी में भेजा जाता है। आईपीएस ऑफिसर को भी लबासना में 6 माह की ट्रेनिंग दी जाती है। वह उसके बाद की ट्रेनिंग हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी होती है। वहाँ पर उनसे भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी भी ट्रेनिंग कराई जाती है। और अब हम इसके सैलरी के बारे में जानते हैं कि आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस को कितनी सैलरी व सुविधाएं मिलती है। आईपीएस ऑफिसर सैलरी, आईपीएस अधिकारी को उसके पद व प्रतिष्ठा के अनुसार वेतन के साथ साथ अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। एक नवनियुक्ति आईपीएस अधिकारी को करीबन 56,100 रुपये का वेतन दिया जाता है। वरिष्ठता के साथ सैलरी व भत्ते भी बढ़ते जाते हैं। इसमें आपका एक गाड़ी भी दिया जाता है घूमने के लिए, ऊपर से घर दिया जाता है, बिजली, मोबाइल फ़ोन, ये सब फ्री दिया जाता है। तो कैसा लगा कि ये आईपीएस कैसे बने, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई डाउट है तो अभी कमेंट में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।